हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यानी कि AS 13, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए अब हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, ठीक है जी, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रेंटल, ठीक है जी, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो सर, एक एंटरप्राइज है प्रभजोत लिमिटेड। ठीक है जी। तो प्रभजोत लिमिटेड ने अज्यूम करो शेयर्स रखे हुए हैं डिविडेंड की इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है जी। डिबेंचर्स रखे हुए हैं इंटरेस्ट की इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है जी। फ्लैट्स रखे हुए हैं रेंट की इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है जी। अज्यूम करो लैंड रखी हुई है सर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, सो डैट लैंड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है जी। अदर एसेट्स रखे हुए हैं सर कोई अदर बेनिफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। तो ये सभी के सभी एसेट्स, ये सभी के सभी एसेट्स इन्वेस्टमेंट हैं प्रभजोत लिमिटेड के लिए। क्लियर है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको रीड करो। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, ठीक है जी, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है जी, इंटरेस्ट एंड रेंटल, ठीक है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। क्लियर है। तो ये है इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग एज पर AS 13 और यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे हमारा भी ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, दैट इज बाय इट्स नेचर readily realizable, ठीक है जी, and is intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। ठीक है जी। The intention to hold for not more than 1 year is to be judged at the time of purchase of investment। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ कि सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है जी। अज्यूम करो सर मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज की। ठीक है जी। और परचेज करने के टाइम मेरी इंटेंशन है कि मैं इसको विद इन 1 ईयर सेल करके यहाँ से अमाउंट जो है वो इजीली रियलाइज कर लूँगा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब दोबारा रीड करो। एक करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, डेट इज बाय इट्स नेचर रेडली रिलायबल, ठीक है जी, एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। द इंटेंशन टू होल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर इज टू बी जज्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। इसके बाद सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन ए करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर है। तो इस पॉइंट में यही है और यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हमने अपनी सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये एक्विजिशन चार्जेस जैसे कि ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। क्लियर है। इस पॉइंट में यही है और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स इज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम करंट इन्वेस्टमेंट्स का जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ठीक है जी, जब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन ओवरऑल और ग्लोबल बेसिस इज नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है जी। हैंस द मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट्स
इंडिविजुअली एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, अज्यूम करो सर मेरे पास ना करंट इन्वेस्टमेंट्स है। कौन कौन सी? दो करंट इन्वेस्टमेंट्स है, एक है शेयर ऑफ ए लिमिटेड और दूसरा है शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो शेयर ऑफ ए लिमिटेड है इसकी कॉस्ट है 5000, इसकी फेयर वैल्यू है सर 7000। ठीक है, जो शेयर ऑफ बी लिमिटेड है इसकी सर कॉस्ट है अज्यूम करो 15000 और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो है यहाँ पे 12000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसका टोटल करें तो टोटल मेरे पास कॉस्ट आ रही है 20000 और टोटल फेयर वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे 19000। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे ये करंट इन्वेस्टमेंट्स को ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करूँ तो मेरे पास ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे कॉस्ट आ रही है सर 20000, फेयर वैल्यू आ रही है मेरे पास 19000। तो यहाँ पे इन दोनों में लोअर क्या है सर? 19000 लोअर है। तो मैं यहाँ पे 19000 पे इसको वैल्यू करूँगा अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन करूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे करूँ तो इसकी वैल्यूएशन कैसे आ रही है? तो यहाँ पे देखो शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, इसकी कॉस्ट है 5000, फेयर वैल्यू है 7000। इन दोनों में लोअर क्या है सर? यहाँ पे 5000 लोअर है तो मैं यहाँ पे 5000 पे इसको वैल्यू करूंगा। इसके बाद शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, इसकी कॉस्ट है यहाँ पे 15000, फेयर वैल्यू है यहाँ पे 12000। इन दोनों में लोअर क्या है सर? 12000 लोअर है तो मैं 12000 पे इसको वैल्यू करूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 17000। ठीक है जी, तो अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सर 17000। अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे करूँ तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 19000। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूएशन करेंगे? द आंसर इज AS 13 कहता है कि ओवरऑल बेसिस पे अगर आप वैल्यूएशन करोगे तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूएशन करनी चाहिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको रीड करो। वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन ओवरऑल और ग्लोबल बेसिस इज नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है जी, हेंस द मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअली एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है जी, ये ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड है, ये AS 13 कहता है। ठीक है, एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर कोई भी रिडक्शन होती है तो उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो इसमें यही है और यहां पे हमारा ये करंट इन्वेस्टमेंट तक की चीज बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेकंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं जनरली कॉस्ट पे, बट इसके बाद है वेयर देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी in the carrying amounts of long term valued investment, the resultant reduction in the carrying amount is charged to profit and loss statement। अब ये जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो सर मेरे पास ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कौन सी सर? अज्यूम करो मेरे पास यहाँ पे शेयर्स हैं डी लिमिटेड के। ठीक है जी, और अज्यूम करो ये मैंने परचेज किए थे सर 1 लाख के। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे बन गई इसकी कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अज्यूम करो मेरे यहाँ पे डी लिमिटेड के शेयर्स परचेज करने के बाद क्या हुआ सर? ये जो डी लिमिटेड है ना ये बहुत ज़्यादा लॉसेस में चलेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा लॉसेस में चलेगी हमें लगता है ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी और अल्टीमेटली ये कंपनी यहाँ पे बंद ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ? ये जो यहाँ पे शेयर ऑफ डी लिमिटेड है यानी कि डी लिमिटेड के शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो मैंने इसके शेयर्स परचेज किए थे 1 लाख के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डिक्लाइन होके अज्यूम करो 80,000 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ये मेरे पास ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैं जब यहाँ पे इसका बैलेंस कैरी डाउन करूंगा तो वो इसका बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख पे करूंगा या 80,000 पे करूंगा? द आंसर मैं इसका बैलेंस कैरी डाउन 80,000 पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो डिक्लाइन है ये डिक्लाइन सर अदर देन टेम्परेरी यानी कि परमानेंट डिक्लाइन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हमारे पास डी लिमिटेड है ये अभी लॉसेज में है, ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, तो अल्टीमेटली ये कंपनी बंद ही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन है ये यहाँ पे डिक्लाइन सर अदर देन टेम्परेरी यानी कि परमानेंट डिक्लाइन है, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस कैरी डाउन करूंगा तो वो 80,000 पे करूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो 20,000 की रिडक्शन है मैं फिर इसका क्या करूंगा? इसको यहाँ पे P&L में चार्ज कर दूंगा। क्लियर है? यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको रीड करो। ठीक है जी, वेयर देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी। ठीक है जी, इन द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यूड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द रिजल्टेंट रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लियर है? यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे हमारी ये सेकंड भी बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के साथ सर हमारा पूरा पॉइंट है, ये 4th नंबर पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे।
क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, ट्रांसफर्स आर मेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है जी। तो अगर हम अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, तो हम रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे? एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है जी। और फेयर वैल्यू हमने जो देखनी है वो देखनी है सर एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली। क्लियर है? इस पॉइंट में यही है। ठीक है जी। इसके बाद है सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट। ठीक है जी। ट्रांसफर्स आर मेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। तो अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, तो हम रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे? एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। क्लियर है? तो सेकंड में हमारे पास यही है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसी के साथ हमारा AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है।